आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइकोट एम्ब्रो डेवलपमेंट, क्योंकि कल हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को पढ़ा था। तो अब हम क्या शुरू करेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। और सबसे बड़ी बात हमारी जो है, इसमें डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में इसकी कंप्लीटेड नहीं है। देखो कि अगर आप ध्यान देखेंगे तो जाइगोट से सीधे उन्होंने दिखा रखा है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और सीधे फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर आपका लास्ट में मेच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम, जो कि यहाँ पे भी बना होता है ऐसे वाला मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम दिखा है। तो डायग्राम काफी कम है इसमें। अगर आप फुल डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें इसमें बात क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जाइगोट जो है, जिस जाइगोट के चारों ओर जब सेलुलोज की सेल वॉल कवर कर जाती है, सेलुलोज सेल वॉल जब इसको कवर करती है, तो इस जाइगोट को फिर हम ऐसे थिक जाइगोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट को क्या बोलते हैं, ऊस्पोर। और ये हमने थ्योरी में भी, आपको थ्योरी भी बहुत डिटेल में मिलेगी यहाँ पे। डेवलपमेंट जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डाइकोट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, जैसे मान लो डाइकोट हमने कैप्सिला प्लांट ले लिया है, और ये डिस्कवर की थी हैंसिन साइंटिस्ट ने। और डाइकोट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, इसको मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्रूसीफर कहते हैं, ऑन ग्रिड टाइप कहते हैं। ये हम ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं, क्रूसीफर तो हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि क्रूसीफर ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए क्रूसीफर नाम दे रहे हैं। क्योंकि कैप्सिला प्लांट भी ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्रासिकेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है, क्रूसीफरेसी फैमिली। तो क्या इसलिए इसको क्रूसीफर टाइप भी कहते हैं, बट मीरोब्लास्टिक क्यों कहते हैं ये हम आगे चल के समझेंगे। तो जाइगोट जो है, जाइगोट शुरू में एंडोस्पर्म से खाना एब्जॉर्ब करता है, और अपने चारों ओर अपना साइज इंक्रीज करता है, और अपने चारों ओर एक लेयर अपने चारों ओर सिक्रेट करता है, जिसको हम सेलुलोज लेयर बोलते हैं। और जब ये सेलुलोज लेयर से सराउंडेड होता है तो इसको हम ऊस्पोर बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो फर्स्ट डिवीजन इन द oospore is transverse, which result in two cells which are formed. The one cell lie towards micropyle is called basal cell or suspensor cell, or other cell is formed towards chalja is called as apical cell or terminal cell, or you can call it as embryonal cell. तो आइए इसको जरा समझते हैं। देखो कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब अनइक्वल डिवीजन होगी तो जो बेसल सेल है, सस्पेंसर सेल है, इट विल फॉर्म टुवर्ड्स इट विल फॉर्म टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। आप यहाँ ध्यान से फिर से पढ़े तो जो आपकी जो बेसल सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरफ एक एक तरफ आप लिख लेना, ये इस तरफ माइक्रोपाइल है, फिर आगे के डायग्राम में आप अपने आप समझ जाओगे। और ये जो चालजा एम्ब्रियोनल सेल है जिसको हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं, चालजा की तरफ बनती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है देखो, तो ये जो बेसल सेल है ये सस्पेंसर बनाएगी आगे चलकर, ये आगे चल के क्या बनाएगी, सस्पेंसर। और सस्पेंसर जो होता है बच्चों, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये हमने पहले भी पढ़ा था। और जो आपका एम्ब्रियो है ना, वो एम्ब्रियो कौन बनाएगा, एम्ब्रियोनल सेल और टर्मिनल सेल। एम्ब्रियो कौन बनाता है, एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल क्या बनाएगी, सस्पेंसर बनाएगी। ठीक है। तो द बेसल सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड साइमल्टेनियसली। तो सस्पेंसर सेल और जो एम्ब्रियोनल सेल है वो दोनों इकट्ठे डिवाइड करती है। तो बेसल सेल जो है वो डिवाइड करती है ट्रांसवर्सली, एंड एपिकल सेल कैसे डिवाइड करती है, वर्टिकली, which result in two suspensor cell and two embryonal cells formed. This stage is made up of four cells which are arranged in T-shaped structure. तो इस वक्त एम्ब्रियो की जो शेप है वो टी शेप बन जाती है। तो इसको देखिए, देखो तो ये जो आपकी सस्पेंसर सेल है इसने डिवाइड करके दो सेल बनाई। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर की जो दो सेल है, ये दो सेल ऊपर की जो है ये एम्ब्रियो की सेल है। तो ये दोनों एम्ब्रियो की सेल जो है वो नीचे बेसल सेल के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है जैसे टी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको हमने बोला टी शेप स्ट्रक्चर। ऊपर की जो एम्ब्रियो सेल है वो टी शेप स्ट्रक्चर बना रही है, नीचे सस्पेंसर सेल के साथ टी शेप स्ट्रक्चर बना रही है, इसलिए इसको हम टू सेल एम्ब्रियो बोलते हैं। इस टी शेप स्ट्रक्चर को हम टू सेल एम्ब्रियो बोलते हैं। अभी दो सेल है देखो यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो आपकी सस्पेंसर सेल है,
जो दो बन गई है, अब ये धीरे धीरे करके और डिवाइड करेंगी। और आप ये देखोगे कि जो सस्पेंसर की जो दो सेल थी, वो बार बार डिवाइड करेगी ट्रांसवर्स डिवीजन से, और 6 से 10 सेल लंबा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम सस्पेंसर बोलते हैं। और सस्पेंसर का काम होता क्या है? सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ये मैं आपको बात पहले क्लियर कर दूं, सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। द मेन function of suspensor is to push the developing embryo into food laden endosperm to provide nutrition। इसका मेन काम होता है कि आपका जो एम्ब्रियो है उसको पुश करना, किसमें? एंडोस्पर्म के टिश्यू के बीच में, ताकि वो वहां से क्या एब्जॉर्ब कर सके? न्यूट्रिशन। क्योंकि वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूरी हो पाएगी ना। सस्पेंसर का काम होता है एंडोस्पर्म के अंदर आपके एम्ब्रियो को हैंग करके रखना, ताकि वो यहां से न्यूट्रिशन सक कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो दिस पॉइंट इज मेन, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आफ्टर दैट, इसके बाद बैक टू टॉपिक अगेन, एम्ब्रोनल सेल भी अब साथ के साथ डिवाइड करेगी और प्रोड्यूस करेगी 4 एम्ब्रोनल सेल्स। और अब एम्ब्रियो, ऐसे एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो फोर, एम्ब्रियो के अंदर 4 सेल बन जाती है। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, सस्पेंसर की जो सेल्स हैं वो पहले शुरू में दो थी यहाँ पे, इस टी शेप डायग्राम में। अब इन दोनों ने जब डिवाइड किया तो सस्पेंसर की जो यहां से लेकर देखो यहां तक ये पूरा सस्पेंसर है बच्चों। सस्पेंसर की जो सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ये बहुत बड़ी बन जाती है अपने आप में, और ये माइक्रोपाइल से जुड़ जाती है, माइक्रोपाइल की तरफ जुड़ जाती है, और ये बहुत बड़ी होती है। और बीच में जो पतली पतली सी ये सेल आप देख रहे हो, ये सस्पेंसर सेल्स है। और सस्पेंसर सेल्स 6 to 10 होती है, आपको जैसे हमने बताया अभी 6 to 10 होती है। तो सस्पेंसर की पहली सेल जो माइक्रोपाइल की तरफ है, इसको हम हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं। और सस्पेंसर की जो आखिरी सेल, या जो सेल, सस्पेंसर की जो सेल एम्ब्रो से अटैच होती है, उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एज यू कैन सी इन डायग्राम। तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है दैट इज सस्पेंसर, एंड सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रो। ये मैं बार बार कह रहा हूँ बात, सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो एकदम जबरदस्त नोट्स हैं आपके ये, बिल्कुल डायग्राम एकदम बिल्कुल टू दी पॉइंट ये नोट्स हैं, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। हर एक चीज को सीक्वेंस वाइज, एनसीईआरटी में इतने डायग्राम दिखाई नहीं रखे देखो। और अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दो सेल एम्ब्रो था वो डिवाइड करके आप ये जो इसको निकालोगे, तो इसको आप यहाँ पे रेड कलर कर देना, क्योंकि मैंने एम्ब्रो को रेड कलर से शो कर रखा है यहाँ पे, तो क्लियरिटी रहेगी इससे। तो अब देख सकते हैं कि अब जो दो एम्ब्रो की सेल थी वो डिवाइड करके 4 बना गई है। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो यहाँ पे 4 सेल्ड हो चुका है, 4 सेल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने थ्योरी दी थी आपको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। द माइक्रोपाइलर सेल ऑफ द सस्पेंसर स्वेल्स अप, दिस सेल ऑफ द सस्पेंसर इज नोन एज हॉस्टोरियम। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा, जो सेल सस्पेंसर की माइक्रोपाइल की तरफ होती है उसको हॉस्टोरियल सेल बोलते हैं। और जो सेल आपकी सस्पेंसर की होती है चालजा की तरफ, या आप ये कह लो कि एम्ब्रियो से जो अटैच होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। जो आपकी सस्पेंसर की सेल एम्ब्रियो से जुड़ी होती है उसको हम हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अब इसका क्या रोल है, ये हाइपोफाइसिस का क्या रोल होता है, आपको आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा इसी लेक्चर में। देखो हाइपोफाइसिस का क्या रोल होता है, ये लिखा भी है यहाँ पे। ये जो हाइपोफाइसिस होती है ना, ये रेडिकल के साथ मिलकर रूट का अपेक्स बनाती है। रूट का अपेक्स क्या होता है बच्चों? रूट कैप। तो हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है? रेडिकल के साथ जुड़कर रूट को अपेक्स को बनाती है। ठीक है, बोले तो मतलब एक तरह से रूट कैप को बनाती है। ठीक, अब ये जो 4 सेल एम्ब्रियो था,
तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर, आपकी जो ये चार बाहर की सेल है ना, इनको हम एपीबेसल सेल बोलते हैं, और अंदर की चार सेल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोबेसल। तो हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल क्या बनाती है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो आपकी हाइपोबेसल सेल है वो क्या बनाएगी, रेडिकल। क्लियर है बच्चों, आवाज आ रही है ना आपको, रेडिकल बनाएगी और हाइपोकोटाइल बनाएगी। जबकि एपीबेसल सेल क्या बनाएगी, टू कॉटलेडन और पल्म्यूल। क्लियर है बच्चों। तो ये नोट्स आपको लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी बने बनाए हमने नोट्स दिए ही है। क्लियर है, वॉइस क्लियर है मेरी, ये बताइए जल्दी से। डन। यस सर। ओके यस सर। फाइन। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 सेल एम्ब्रो जो बनेगा वो 8 सेल एम्ब्रो जब डिवाइड करेगा पेरिक्लाइनली तो 16 सेल एम्ब्रो बनेगा। तो 16 सेल एम्ब्रो में ड्यू टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ एम्ब्रोनल सेल्स ग्लोबुलर एम्ब्रो, अब एम्ब्रोनल जो ग्लोबुलर एम्ब्रो में डिवीजन होगी तो हार्ट शेप एम्ब्रो बनेगा। ऑल द सेल्स ऑफ दिस एम्ब्रो आर मेरिस्टेमेटिक ड्यू टू फास्ट ग्रोथ इन द टू लोब्स ऑफ द हार्ट शेप एम्ब्रो दे डेवलप इनटू टू कॉटलेडन। हार्ट शेप एम्ब्रो के दो लोब होते हैं। अगर आप हार्ट शेप एम्ब्रो को देखें तो उसके दो लोब बनाए जाते हैं बच्चों, उसके दो लोब बनते हैं। अब देखो ये 16 सेल्ड एम्ब्रियो बना है आपका। अब 16 सेल्ड एम्ब्रियो में बच्चों ये जो लेयर बनी है, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर बनी है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन को हम बच्चों पेरिडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिडम। तो ये जो 16 सेल एम्ब्रियो, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो इसमें पेरिडम लेयर है ना, ये क्या बनाती है, एपिडर्मिस। और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है 16 सेल्ड एम्ब्रियो के अंदर, वो क्या बनाती है, कॉर्टेक्स टू पिथ, ग्राउंड टिश्यू बनाती है। अब ग्राउंड टिश्यू अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ा भी था। उसके बाद फिर आपने ग्राउंड मेरिस्टम के बाद आपको यहाँ लिखा है प्रोकैम्बियम। सेंटर में आपको क्या दिया है, प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम क्या बनाता है, प्रोकैम्बियम आपका बनाता है वेस्कुलर बंडल। क्या बनाता है भाई, देखो वेस्कुलर बंडल। तो प्लांट में यही तो होते हैं तीन टिश्यू, अपने पढ़े थे +1 के अंदर, टिश्यू सिस्टम पढ़ा था आपने। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और वेस्कुलर बंडल टिश्यू, वेस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। तो ये पार्ट आगे चलकर जब प्लांट बनेगा तो उसके ये पार्ट बनाए जाएंगे। समझे बात को, ठीक है। यस अच्छा। सर। और इधर देखो आपके हाइपोफाइसिस ने रेडिकल के साथ मिलकर रूट टिप और रूट कैप बनाने की तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है। और ये आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो के, क्योंकि दो लोब होते हैं इसलिए दोनों लोब कॉटलेडन बनाने की तरफ, अगला स्टेप यही होता है कि ये हार्ट के जो दो लोब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 और 2, ये आगे चलकर दो कॉटलेडन बनाते हैं भाई हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर। तो हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद, तो अब देखो अभी तक आप देखो कितनी स्टेजेस हो गई एम्ब्रियो की। पहली थी टी शेप, दूसरी थी क्वाड्रेंट, तीसरी थी आपकी ऑक्टेंट, चौथी आपकी थी ग्लोबुलर, पांचवी आपकी हार्ट शेप एम्ब्रियो है, और सिक्स्थ आपका टॉर्पिडो स्टेज है। तो सिक्स्थ आपकी टॉर्पिडो स्टेज है। तो टॉर्पिडो स्टेज जिसको हम बोलते हैं कॉर्डेट स्टेज। टॉर्पिडो और कॉर्डेट स्टेज एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं, ये आपका लास्ट स्टेज है। देखो ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो है आपका बेसिकली। ठीक है। और इसके बारे में अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों जो आपकी कॉटलेडन ग्रो करती है, इसकी जो पोजीशन होती है वो लेटरल साइड होती है। और the tissue are present above the joining place of both cotyledon are responsible to form palmule, and behind it epicotyle is formed. The tissue present opposite to the palmule give rise to radicle, and this curved position of embryo is called as torpedo or chordate stage. तो आपका ये जो एम्ब्रियो है ये बिल्कुल कर्व्ड होगा, इसकी जो दोनों की दोनों कॉटलेडन है वो लेटरल साइड पे होगी। और इस एम्ब्रियो के सेंटर में से एक एक्सिस होके जाती है जिसको हम एम्ब्रोनल एक्सिस हम बोलते हैं, टाइगेलम। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर पल्म्यूल होती है और इसके नीचे रेडिकल होती है।
both cotyledon are present at the lateral position of embryonal axis and palmule is formed in the terminal position in dicot embryo. This development is called crucifer type or on grade type. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के आगे मैंने यहाँ पे ये फाइनल जो एम्ब्रियो का डायग्राम है वो बना रखा है। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम बोलते हैं क्या, टाइगेलम बोलते हैं। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और इससे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, बिकॉज ये कॉटिलेडन से ऊपर होता है। हाइपोकोटाइल कॉटिलेडन से नीचे होता है। तो कॉटिलेडन बिल्कुल लेटरल साइड पे आप देख सकते हैं, और इसी वजह से इसको हम टॉर्पिडो या कॉर्डेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो भी कहते हैं। ये बेसिकली आपका मेच्योर एम्ब्रियो है। डाइकोट का मेच्योर एम्ब्रियो यही होता है। तो कुल मिला के टोटल 6 स्टेजेस से होकर गुजर रहा है ये एम्ब्रियो। और सबसे टॉप मोस्ट पे पल्म्यूल है, पल्म्यूल के ठीक नीचे एपिकोटाइल होता है, और हाइपोकोटाइल के ठीक नीचे रेडिकल होती है, और उसके ठीक ऊपर रूट कैप बनी है, देखो यहाँ पे। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर क्या है, एपिकोटाइल, और उसके नीचे है हाइपोकोटाइल। और ये एम्ब्रियो आपका जो आपका टॉर्पिडो स्टेज होता है, ये आपका सीड के अंदर ये कैसे दिखेगा आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये मैंने डायग्राम सीड का दिखा रखा है यहाँ पे, और इस सीड के डायग्राम के अंदर ये आपको एम्ब्रियो कैसे दिखेगा, देखो। अब सीड के अंदर तो एंडोस्पर्म भी होता है, देखो यहाँ बाहर तो एंडोस्पर्म है इसके, यहाँ पे तो एंडोस्पर्म भरा हुआ है। अब आपका ये जो एम्ब्रियो है इसका जो हॉस्टोरियल सेल है, देखो माइक्रोपाइलस की तरफ जुड़ा है। और जो आपके आपकी जो एम्ब्रियो की बॉडी है ना, वो चालजा की तरफ ग्रो करती है। हमेशा याद रखो, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो चालजा की तरफ होती है, और माइक्रोपाइल की तरफ तो सस्पेंसर जुड़ा है, देखो, जो कि उसको लटका के रखता है एंडोस्पर्म के टिश्यू के बीच में। तो क्योंकि ये जो डिवीजन आप पढ़ रहे हो ये ब्रासिकेसी फैमिली में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रूसिफर टाइप या ऑन ग्रेड टाइप। और क्योंकि आपने देखा इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में आपने देखा कि जाइगोट का सिर्फ कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द जाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियो। तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। सम पार्ट का मतलब क्या है, अगर आपने ध्यान से शुरू से देखा हो तो जाइगोट ने डिवाइड करके क्या बनाया था, एक बनाई थी बेसल सेल और एक बनाई थी एम्ब्रियोनल सेल। नीचे की तरफ सस्पेंसर बनी थी, ऊपर की तरफ एम्ब्रियोनल सेल बनी थी। तो आपको देखो एम्ब्रियो किसने बनाया, सिर्फ एम्ब्रियोनल सेल ने। सस्पेंसर ने तो एम्ब्रियो नहीं बनाया। मत भूलिए, सस्पेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। इसका मतलब जाइगोट के पूरे पार्ट से एम्ब्रियो नहीं बना है, जाइगोट के सिर्फ एम्ब्रियोनल सेल से बना है एम्ब्रियो, ना कि बेसल सेल से। बेसल सेल ने तो सिर्फ सस्पेंसर बनाया है। इसलिए सम पार्ट ऑफ द जाइगोट, जाइगोट का सिर्फ कुछ पार्ट, और वो कुछ पार्ट क्या है, एम्ब्रियोनल सेल है वो पार्ट। एम्ब्रियोनल सेल ने ही एम्ब्रियो बनाया है। तो मतलब कंप्लीट जाइगोट पार्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इसीलिए ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? बोलिए बच्चों। इसलिए ऐसी Yes. डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। और यहाँ तक तो नॉर्मल बात हो जाती है। अब कुछ एक्सेप्शनल केस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको स्पेशल रेड कलर से लिख रखा है। कई बार क्या होता है कि कुछ डाइकोट्स के अंदर क्या होता है ना, कि आपका जो एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर स्टेज में ही अटक जाता है। मतलब आपने देखा कि ग्लोबुलर के बाद क्या शेप आती है, हार्ट शेप आती है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप आती है, हार्ट शेप के बाद टॉर्पिडो स्टेज आती है। अब देखो एनसीईआरटी ने तो कहीं भी टॉर्पिडो स्टेज नहीं लिखी है ना, तो बट हमने लिख दिया आपके सामने। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एम्ब्रियो ग्लोबुलर शेप में ही अटक जाते हैं। ग्लोबुलर को आप चाहे स्फेरिकल भी बोल लो। इवन एट द टाइम ऑफ सीड शेडिंग, मतलब सीड शेड भी होने वाला है। मतलब एक तरह से आप देखो तो मेच्योर हो चुका है एम्ब्रियो, मेच्योर हो चुका है एम्ब्रियो। जब मेच्योर होता है तो तब उसकी शेप टॉर्पिडो होनी चाहिए, क्योंकि डाइकोट में मेच्योर एम्ब्रियो कौन होता है, टॉर्पिडो स्टेज। बट एम्ब्रियो मेच्योर भी हो गया और उसकी शेप अभी भी ग्लोबुलर है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब तक वो ग्लोबुलर में रहेगा, तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में आपने पढ़ा, आपने देखा कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो में ना तो पल्म्यूल बनता है, ना तो रेडिकल बनता है, और ना ही कॉटिलेडन बनती है। मतलब सीड की शेडिंग भी हो रही है, और अब सीड गिरने वाला है प्लांट से, और अभी तक उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है। अभी तक उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई, वो ग्लोबुलर स्टेज में ही अटका हुआ है। इसका मतलब इसको आगे चलकर एम्ब्रियो ग्रो करने में टाइम लगेगा। और ऐसा किन प्लांट्स में होता है, ओरोबैंशे ऑर्चिड्स,
और यूट्रिकुलेरिया प्लांट में होता है ऐसा कि उनका जो एम्ब्रियो है सीड शेडिंग के वक्त ग्लोबुलर स्टेज में ही अटक जाता है, वरना सीड शेडिंग तक तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी होती है। बट इन 3 प्लांट्स के अंदर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, सिर्फ इन 3 कंडीशंस में हमें ऐसा 3 प्लांट्स के अंदर हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्यों बोलते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, क्योंकि जायगोट का सिर्फ कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है एम्ब्रियो को बनाने में। और क्रूसीफर तो हमने इसलिए बोला क्योंकि क्रूसीफर फैमिली का नाम है, ब्रासिकेसी फैमिली का नाम है। ओके, तो ये थी आपकी डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। और एक और बात, क्रूसीफर डेवलपमेंट क्यों कहते हैं हम, ये भी हमें समझ में आ गई बात। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं, ये भी हमें बात समझ में आ गई। बट एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं इसको हम, इसका भी एक मतलब है ये। वाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एंडोस्को, मोनोकॉट में भी आप यही टर्म पढ़ोगे बच्चों, मीरोब्लास्टिक टर्म आपको मोनोकॉट डेवलपमेंट में भी आएगी, एंडोस्कोपिक टाइप डेवलपमेंट आपको मोनोकॉट में भी आएगी। एंडोस्कोपिक टाइप का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो हमेशा चालजा की तरफ डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप टुवर्ड्स चालजा। तो आपने इस पूरी प्रोसेस में क्या पढ़ा कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो चालजा की तरफ होती है, क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ तो सस्पेंसर है ना आपका, समझे। तो एम्ब्रियो डेवलप टुवर्ड्स चालजा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमेशा किस तरफ होती है, चालजा की तरफ होती है। इसीलिए ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक। क्लियर है बच्चों बात, बोलिए। हाँ जी, इज दैट क्लियर। Yes, sir. और आई थिंक मैंने ये एंडोस्कोपी का मतलब आगे लिखा भी हुआ है, मोनोकॉट में लिखा है मेरे ख्याल से मैंने, पर मैंने चलो फिर भी यहाँ पे आपको बता दिया कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चालजा की तरफ होती है, इसीलिए इसको एंडोस्कोपिक टाइप डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ मोनोकॉट की डेवलपमेंट पे हम लौट के आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट को हम लीलियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि लीलियम प्लांट के अंदर, लीलियम बेसिकली मोनोकॉट ही प्लांट है। फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स इन ऊस्पोर, तो यहाँ पर भी देखो शुरुआत वैसी होगी और कुछ डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब अगर आप यहाँ देखें, जाइगोट के चारों ओर वंस अगेन वही सेलुलोज की सेल वॉल इसको कवर करेगी, सेलुलोजिक सेलुलोज सेल वॉल इसको कवर करेगी यहाँ पे, तो इस जाइगोट को हम बोलेंगे ऊस्पोर, ठीक हो जाएगा। अब इसमें फिर से अनइक्वल डिवीजन होगी बच्चों, ये अनइक्वल डिवीजन होती है बच्चों, ये याद रखना, डाइकोट में भी अनइक्वल डिवीजन हुई थी। तो आपकी जो सस्पेंसर सेल है वो बड़ी बनी थी और एम्ब्रियो सेल छोटी बनी थी। सेम वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे होगा, सस्पेंसर सेल बड़ी बनेगी और आपकी जो एम्ब्रियो सेल है वो छोटी बनेगी। तो यहाँ सस्पेंसर सेल हमने दिखाई है, एम्ब्रियो सेल भी दिखाई है, देखो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो। ट्रांसवर्स डिवीजन होगी तो 2 सेल बनेगी, एक बनेगी चालजा की तरफ बनेगी एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनल सेल, और माइक्रोपाइल की तरफ बनेगी बेसल सेल। ये बेसल सेल आगे चल के डिवाइड नहीं करती है। और यहाँ पर सस्पेंसर जो है ना बच्चों, सस्पेंसर में एक ही सेल होती है, जबकि डाइकोट के सस्पेंसर में 6 से 10 सेल थी। डाइकोट का सस्पेंसर काफी लॉन्ग था, जबकि यहाँ पर एक ही सस्पेंसर सेल रहेगी और उसका साइज बढ़ जाएगा। और उस सस्पेंसर सेल को हम क्या बोलेंगे, वेसिकुलर सस्पेंसर सेल, ठीक है। और आप देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे, ये सस्पेंसर सेल जो है आप क्लियरली देख सकते हो एक ही है और उसका साइज बढ़ चुका है, देखो। और ये लास्ट तक एक ही रहेगी, ये देखो, ये सस्पेंसर सेल लास्ट तक एक ही रहेगी, देखो, है ना एक तक बच्चों, बताओ। देखिए डाइकोट के सस्पेंसर में 6 से 10 सेल थी, तो ऐसी सस्पेंसर को हम क्या बोलते हैं, वेसिकुलर सस्पेंसर। गॉट इट। तो मतलब अब सारा खेल यहाँ पे एम्ब्रियो सेल के पास डिपेंडेंट है। ओनली एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली इन विच टर्मिनल सेल इज कॉल्ड कॉटिलन सेल एंड लोअर मिडल सेल इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल फॉर्म्ड। देखो 2 सेल बनेगी। अब डायग्राम को देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एम्ब्रियोनल सेल जब डिवाइड करती है तो 2 सेल बनती है, ऊपर की तरफ बन रही है कॉटिलन सेल, नीचे की तरफ बन रही है एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल है ये आगे चल के बनाएगी पल्म्यूल इनिशियल सेल और रेडिकल इनिशियल सेल। ये दोनों सेल किससे बनी है,
आपके एम्ब्रोनल एक्सेस सेल से। बाकी कॉटलिडन सेल तो अभी देखो कॉटलिडन ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और यही बात देखो आपको यहाँ भी लिखी हुई है, अगर एक बार प्लीज नजर डाल लीजिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एम्ब्रियोनल एक्सेस सेल डिवाइड करती है ट्रांसफर डिवीजन से, जिसकी वजह से दो सेल बनती है, पल्म्यूल इनिशियल एंड अदर इज रेडिकल इनिशियल। पल्म्यूल इनिशियल आगे चल के क्या बनाती है, पल्म्यूल बनाती है। रेडिकल इनिशियल आगे चल के क्या बनाती है, रेडिकल बनाती है। दोनों इनिशियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है एम्ब्रियो की पोजीशन के लिए, और एम्ब्रियो की पोजीशन लेटरल साइड पे होती है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन लेटरल पोजीशन, इन दोनों इनिशियल सेल्स की वजह से एम्ब्रियो की जो पोजीशन है वो लेटरल साइड पे होती है। एम्ब्रियो आपको लेटरल साइड पे दिखाई देगा। अगर आप देखो ये डाइकोट का मोनोकोट का एम्ब्रियो देखो ना, तो देखो इसमें एम्ब्रियो कहाँ है, पल्म्यूल और रेडिकल कहाँ है, देखो एक राइट साइड को नहीं बने हुए, देखो दिमाग लगाओ जरा देखो, ये पल्म्यूल और रेडिकल कहाँ है, राइट साइड को है ना, सेंटर में है क्या बताओ, नहीं है ना सेंटर में, कहाँ है ये, लेटरल साइड में है, किनारे पे है। तो पल्म्यूल इनिशियल सेल पल्म्यूल बनाती है, रेडिकल इनिशियल सेल रेडिकल बनाती है। ओके, और जो एपिकल कॉटलिडन सेल है उसमें लगातार डिवीजन होती है, और वो आगे चलकर एक आपका सिंगल कॉटलिडन बनाएगा, सिंगल कॉटलिडन। तो तो मोनोकोट एम्ब्रियो में भी आपने क्या पढ़ा, मोनोकोट एम्ब्रियो में भी मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट होती है बच्चों। इसको भी एंडोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो एम्ब्रियो है वो चालजा की तरफ बना है। और यहाँ पर भी आपने देखा, मीरोब्लास्टी का मतलब क्या होता है कि ओनली सम पार्ट ऑफ द जाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियो। और वो सम पार्ट क्या है, एम्ब्रियो किससे बना बच्चों, एम्ब्रियोनल सेल से बना है, सस्पेंसर सेल से नहीं बनता एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे बनता है, एम्ब्रियोनल सेल से। तो जाइगोट का पूरा पार्ट नहीं बना रहा है ना एम्ब्रियो, जाइगोट का सिर्फ एम्ब्रियोनल सेल बना रहा है एम्ब्रियो। ये बात ध्यान में रहे आपको। ठीक है, और इन ग्रास फैमिली कॉटलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। ग्रासेस फैमिली के अंदर कॉटलिडन को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे स्कूटेलम वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे आप, और ये स्कूटेलम शील्ड शेप होता है कॉटलिडन, इसकी शेप थोड़ी अलग होती है, शील्ड शेप दिखाई देता है हमें ये, और एक ही साइड पे प्रेजेंट होता है स्कूटेलम, देखो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अलग से प्रेजेंट है। और इट्स एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड रूट कैप इज इनक्लोज बाय सीलोराइजा। तो सीलोराइजा जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी, रूट की टिप की, और वो शूट की टिप की कवरिंग होती है सीलोपटाइल। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा है, देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट एंड शूट। सिलोराइजा प्रोटेक्ट करता है रूट की टिप को, और शूट की टिप को प्रोटेक्ट करता है कौन, सिलोपोटाइल। और एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकोटाइल। ठीक है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है आपका एपीब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअली मोनोकोट में तो एक ही कॉटिडन बनती है, तो जो सेकेंडरी कॉटिडन का जो रूडिमेंट्री पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है, वो जरा सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये उसका रेमिनेंट पार्ट है। सेकेंडरी कॉटिडन का जो रेमिनेंट पार्ट है उसको हम एपिब्लास्ट बोलते हैं। और ये ग्रास का एम्ब्रो हमने आपके सामने पेश किया है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना हुआ है। तो आपने एक चीज देखी, चाहे मोनोकोट का डायग्राम हो चाहे डाइकोट के एम्ब्रो का डायग्राम हो, देखो यहाँ पे इसको हम लीलियम टाइप ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि लीलियम तो प्लांट में देखने को मिला है ना, ये लीलियम प्लांट भी मोनोकोट होता है। और मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट और एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं डाइकोट एम्ब्रो में भी और मोनोकोट एम्ब्रो में भी। मीरोब्लास्टिक एम्ब्रो एम्ब्रो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपका कुछ पार्ट एम्ब्रो का डेवलपमेंट में यूज, कुछ पार्ट आपका जो जाइगोट का है वो यूज होता है एम्ब्रो के डेवलपमेंट में। और एंडोस्कोपी का मतलब है कि आपका जो एम्ब्रो है वो हमेशा चालजा की तरफ बनता है। किसकी तरफ बनता है, चालजा की तरफ। अगर आप देखें तो ये जो आपके सस्पेंसर सेल होती है, सस्पेंसर सेल हमेशा माइक्रोपाइल की तरफ होती है। और आपकी जो ये एम्ब्रो की बॉडी है ये किस तरफ बन रही है, चालजा की तरफ बन रही है, इसीलिए इसको एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है,
और इसलिए मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि सिलेक्ट द ऑड विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रोजेनी इन मोनोकॉट। एम्ब्रोजेनी इन मोनोकॉट में आपने ऑड वन निकालना है। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एम्ब्रोजेनी इन मोनोकॉट, कि मोनोकॉट के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो बात नहीं है, तो आपको देखो मोनोकॉट के डेवलपमेंट में मीरोप्लास्टिक डेवलपमेंट भी होती है। मोनोकॉट के अंदर एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट भी होती है, बिल्कुल होती है, अभी हमने पढ़ा। और मोनोकॉट के सस्पेंसर में एक ही सेल होती है। तो देखो इसमें सारे ऑप्शन ठीक है, इसलिए हमें इसमें कुछ भी ऑड वन नहीं मिला। इवन हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और सस्पेंसर सेल में एक सेल होती है, ये भी करेक्ट है। तो कुछ भी ऑड वन हमें यहाँ पे करने को नहीं मिला, इसलिए हमें मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। गॉट इट। और मोनोकॉट के अंदर कोलोकेजिया में एक ही सस्पेंसर सेल होती है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है बच्चों। So this was the development of monocot and dicot embryo.